बनेगा करोड़पति इंडिया में ज़हीन लोगों का प्रोग्राम होने के साथ साथ अब फौजी फेसिस का भी एक प्रोग्राम बन गया है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे बनने वाले जितने भी चेहरे सामने आए हैं, कौन बनेगा करोड़पति के एक प्रोग्राम में आए हैं और उन्होंने इंडियन आर्मी का जो नैरेटिव है उसको दोबारा एक बहुत ही भोंदे अंदाज में बिल्ड करने की कोशिश की है। बहरहाल इंडियन अवाम ने उसको रिजेक्ट किया है बहुत ज़्यादा। उस वक्त भी इनको बैकलैश फेस करना पड़ा और अब भी करना पड़ा, लेकिन इसके बारे में इंडियन को इतना ज़्यादा क्यों ये स्टेप्स लेने पड़े कि उन्हें अपने फौजी जो फेसेस हैं उनको इस तरह के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में बिठाना पड़ा और अपनी जो है वो सफाइयाँ और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। इसके बारे में एहसन रज़ा साहब कोई तबसरा करेंगे? सर क्या कहते हैं आप इसके बारे में? किरण, ये जब ये तीनों फेसेस जंग के दौरान अपनी फ़ौज का मुकदमा लड़ रहे थे तो उस वक्त तो इनको पूरे इंडिया की जो मोदी ब्रिगेड है उनकी तरफ से गालियां पड़ रही थी। जो पहला जो नोटेबल इनमें फेस है वो सोफिया कुरैशी है। वो इन्होंने इस वजह से पेश किया कि एक तो वो सॉफ्टर सेक्स है और दूसरा मुस्लिम नेम उनके साथ लगा हुआ था और फिर पाकिस्तान के साथ जंग थी। तो उधर आके जब वो अपने फौजी कारनामे बयान करती थी, उसके बावजूद जो मोदी ब्रिगेड है सोशल मीडिया पे उनको गालियां देते थे। उसके बाद जो दूसरा नाम है वमिका सिंह, उनको भी इसी तरह की ही ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा। अब समझ नहीं आ रही कि उस जंग को हुए कई माह गुजर गए हैं, अचानक मोदी गवर्नमेंट को कुछ याद आ रहा है कि हम भी कुछ अब ऐसा करें कि अवाम में पता चले कि हमने जंग जीत दिया है। उनके एयर चीफ का बयान है कि जी ओहो हमने भी 6 जहाज़ गिराए हैं इतने अरसे के बाद। अब उनको याद है कि ओह ये हमारे फेसेस थे, हम इनको जाएं और अवाम से ज़रा कोई ताली बजवाएं। लेकिन अब कौन बनेगा करोड़पति में इन 3 सवेंग फौजी ऑफिसर्स का आना, ये ऐसे तो नहीं है कि वो खुद प्राइवेटली आ गई हो, वो एक कमर्शियल शो है तो वो अपनी हाई कमांड की इजाज़त के बगैर नहीं आ सकती। और उधर शायद यही अब स्ट्रेटजी चल रही है कि इंडियन अवाम में जो फ़ौज का गिरतवा मुराल है उसको बुलंद करने के लिए कुछ इस तरह का किया जाए कि उनकी कोई इज़्ज़त रह जाए। तो ये प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। देखिए, फ़ौज का मुराल बुलंद करना, उसके लिए मीडिया को इस्तेमाल करना कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। इधर हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि हमारा जो पाक फ़ौज का जो ताल्लुकात अमा का इदारा है ISPR, उसके ज़ेर एहतमाम ड्रामे बनते हैं, सॉन्ग्स आते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह उनको एक कमर्शियल ऑब्जेक्टिविटी बना के वो एक प्रोग्राम में एक एक्टर के सामने बिठा देना, ये इस तरह की हमने दुनिया में कोई मिसाल नहीं देखी। सर अगर पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन की बात करें तो ये जो कौन बनेगा करोड़पति से पहले पाकिस्तान ने इस तरह की एक छोटी सी ट्रिक यूज़ की थी जिसमें उन्होंने ताबिश हाशमी के एक प्रोग्राम में जितने भी वो फौजी नौजवान जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में हिस्सा लिया था, ऑपरेशन बनियान मरसूस में हिस्सा लिया था, उनको एक बिठा के एक चिट चैट बातचीत लेकिन थोड़े फ़नी अंदाज में की थी। इस तरह नहीं कि वो नरेटिव बिल्ड किया जाए कि भाई हमने ये किया, हमने, क्योंकि ये जो टीज़र लॉन्च हुआ है इसकी स्टार्टिंग में ही कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक बहुत ही जो है ना वो जारहाना अंदाज में कहा है कि जवाब तो बनता था, जिसकी वजह से ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा इस तरह बढ़ चढ़ के कभी धमकी लगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो किया होता है वो चुप करके आके बता देते हैं कि हाँ हाँ ये हुआ था। देखिए, हर चीज़ की ना एक टाइमिंग होती है। जिस प्रोग्राम की तरफ आपका इशारा है ये उस 3 रोज़ा कॉन्फ्लिक्ट के फ़ौरन बाद ही हो गया था। उस वक्त एक पूरी मूड था और एक टेम्पो बना हुआ था, ये बात हो रही थी मार्का हक की, तो उस वक्त तो ये चीज़ ठीक है। अब हम मूव ऑन हो गए, हम अब ट्रीटी की रिजम्पशन की बात कर रहे हैं, हम पीस की बात कर रहे हैं, हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल टाइज की बात कर रहे हैं और अक्टूबर सितंबर में दूसरी बार जंग लगने की बात कर रहे हैं। नहीं, उसको रोकने की हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर ये इकदाम ना किए गए तो एक प्रीएम्प्टिव जैसे वो होता है कि जंग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। और उधर से अचानक ये कौन बनेगा करोड़पति में इन 3 फौजी
चेहरों का आना। आपने वो प्रोग्राम देखा है? सर अभी उसका टीजर लॉन्च हुआ है, उस तरह मैंने उसको प्रोग्राम में नहीं देखा, लेकिन मैं इंटरेस्ट आई एम रियली इनटू कि मैं उसको देखूं पूरे प्रोग्राम को। चले फिर ये इनका एक मकसद तो पूरा हो गया कि जी पाकिस्तान में इस प्रोग्राम की एक हाइप क्रिएट की जाए, और पाकिस्तानी अवाम भी जानना चाहते हैं कि ये जो 3 उनके फौजी वो थे फेसेस, उनके साथ जंग के दौरान तो आपने बहुत बुरा सलूक किया, हत्ता कि उनके दिफा के लिए काफ़ी कांग्रेस के जो MPs हैं उनको ट्वीट करना पड़ा, और जो दूसरे मोतदिल वो हैं सिविल सोसाइटी ने भी बात की कि भाई ये क्या तरीका है। वो जो फौजी तर्जमान होते हैं वो आते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट द व्यू पॉइंट ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन, और उनकी बड़ी ब्रीफ सी एक अपेयरेंस होती थी। वो आते थे, एक स्टेटमेंट होती थी, उसको रीड आउट करते थे और चले जाते। क्वेश्चन आंसर भी शायद उनको लेने की इजाज़त नहीं थी, और उनके पास था भी कुछ नहीं। आगे से पहली बात ही आती थी, कितने राफेल के बारे में बताएं, वो बताएं, जेट के बारे में बताएं। वो कराची में आपने कहा था कि रात को कब्ज़ा हो जाएगा, वो क्या बना? अब वो उसका क्या जवाब देते कि कराची वो बलूचिस्तान तो कट गया है जी, और BLA उधर छा गई है। जिस तरह का उनका मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था। तो ये जो इनके स्पोक्स पर्सन थे आर्मी के, इंडियन आर्मी के, तो उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, और ना ही कोई शायद मैंडेट था। तो वो उन्होंने एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे दी। इसके मुकाबले में हमारी तरफ से देखें, हमारे जो फौजी तर्जमान थे वो आके ब्रीफिंग भी देते थे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी फेस करते थे। अच्छा चलो उसको छोड़े कि आप कह सकते हैं कि जी वो कोई प्लांटेड क्वेश्चन आएंगे, अपने पाकिस्तानी वो जर्नलिस्ट हैं। तो हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फौज के, उन्होंने तो इंटरनेशनल मीडिया को फेस किया उन दिनों, और उन्होंने सोलो इंटरव्यू भी दिए हैं। जब आपके पास सब कुछ छुपाने के लिए हो तो फिर आपने मीडिया से छुपना ही होता है। तो ये 3 फौजी ऑफिसर जो इनके हैं, इनको तो मेरे ख्याल में इंडिया में बहुत ही कोई सब्र का जो है ना मुजाहरा करने पे कोई उधर का जो हाईएस्ट मिलिट्री और सिविल अवार्ड्स हैं वो दिए जाने चाहिए। इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने तो इसमें पूरी जो है ना वो लगाई हुई है सेल, हर तरह के चीज़ पर हर तरह का अवार्ड। खैर वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन सर ये इंडिया, क्योंकि मैं अगर छोटी आपको अवार्ड मिला है सर? मुझे नहीं मिला। आपको नहीं मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला। मेरे मोहल्ले में कोई होंगे 2-4 लोग जिनको इस साल अवार्ड ठीक है मिल गए होंगे। बैक टू द टॉपिक अगर हम बात करें तो सर मैं बचपन से बॉलीवुड देख के बड़ी हुई हूँ। बॉलीवुड से मेरा एक बहुत ही अलग कनेक्शन है। पता है पाकिस्तान की तरफ से हेट होता है, लेकिन आपके डायलॉग्स और उसकी शिद्दत में भी पता चलता है कि आपने जी सनी देओल 2.5 किलो का हाथ, तो ये 2.5 किलो का हाथ मूवीज तक तो अच्छा था, लेकिन अमिताभ बच्चन जो हैं वो एक मेरी अम्मी के फेवरेट थे, मेरे भी फेवरेट हैं, और शायद कल को मेरे बच्चों को भी फेवरेट हो। तो ये अमिताभ बच्चन एक ऐसा फेस थे जो कि शायद इंडिया और पाकिस्तान में दोनों जगह पर बराबरी तौर पर मकबूल थे, और उनको बहुत फैन फॉलोइंग इनके पाकिस्तान में भी थी। तो उनको ये इस तरह का एक फौज का नैरेटिव लेके नहीं चलना चाहिए था, बल्कि उनको एक अमन का पैगाम देना चाहिए था। ये जिस तरह के बयानात हैं उनको उस तरह सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मेरी ज़ाती राय है। सर आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात की। देखें ये जो कल्चर है ना, ये कौमों को जोड़ता है, ये तोड़ता नहीं है। तो इसी तरह हमारे यहाँ के जो ये आर्टिस्ट हैं उनकी इंडिया में बहुत पजीराई है। उधर के जो है कल्चर की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होती। तो इन हालात में ये जो आर्टिस्ट हैं इनको अमन का सफ़ीर के तौर पे आगे आना चाहिए। लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं, इतनी रेडिकलाइजेशन हो गई है कि अगर शाहरुख उधर से पाकिस्तान आने की बात करे तो उसको इतनी गालियाँ पड़ेगी, या हमारे यहाँ से कोई इस तरह प्रो इंडिया कोई कमेंट दे तो उसको आउटकास्ट कर दिया जाता है। इन चीज़ों से हमें बालातर हो के अब आगे निकलने की ज़रूरत है। हम हमसाए हैं, हमसाए बदले नहीं जा सकते, और हमने अब एक दूसरे के साथ ही रहना है, और ये अब हमारी चॉइस है। हर कोई चाहता है कि अमन के साथ रहा जाए, लेकिन यहाँ पे जब आर्ट को आप इस तरह जंग जो वेस्ट वाला माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें
तो ये तो उस आर्टिस्ट के साथ भी ज़्यादती होगी। हाँ देखिए, पैट्रियटिज़म वो एक है, हमारा जो आर्टिस्ट है वो दिल दिल पाकिस्तान का नगमा बनाए, जो इंडिया वाला है वो दिल दिल हिंदुस्तान का नगमा बनाए। हम शायद अगर उसकी धुन कंपोजिशन अच्छी हो तो हम उसको सुन लेंगे। इंडिया का जो बॉलीवुड का सिनेमा था वो बहुत एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन चुका है। अगर वो अमन के लिए काम करता है तो उसको पजीराई मिलनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है अब? अगर वो अजय देवगन या अक्षय कुमार वो कोई इस तरह की फिल्म बनाए जिसका नाम हो पहलगाम, और उसमें दिखाया गया हो कि उन्होंने ISI को तहस नहस कर दिया और हमारे पाकिस्तान के कोई 15-20 जेट फिल्मों में गिरा सकते हैं ना, तो वो फिल्म उनकी ना ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। उसके मुकाबले में अभी वो बेचारा फवाद खान उस उधर किसी फिल्म में काम कर रहा था, तो वो फिल्म अब डब्बों में बंद पड़ी है। हानि आमिर की एक कोई प्रोजेक्ट था, हालांकि वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, लेकिन अब जंग का वो हुआ पर तो उसकी फिल्म को बड़ा शदीद किस्म के ख़तरात हैं। तो अब जंग ने हमारे लगता है कल्चर को भी तहस नहस करना शुरू कर दिया है। कल्चर पे बात आई है तो मैं वाकई सैड हो गई हूँ, लेकिन एक और जो सवालिया निशान जो अब तक मेरे जहन में है, ये 3 फेसेस तो इंडिया बार बार रिप्रेजेंट करता है, बताता है, हर जगह पर इनकी सारी इनकी इश्तिहारात चल रहे होते हैं, लेकिन एक वो जो शिवांगी सिंह, वो जो पायलट, वो जो शायद फीमेल अभिनंदन जिसको कहा गया था, वो अब तक लापता है। तो मैं शायद कौन बनेगा करोड़पति से ज़्यादा शौक से देखती अगर वो शिवांगी जो है ना वो होती इस प्रोग्राम में। तो उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ भी हो वो सेफ हो, हमारे पास है या वहाँ पर। सोशल मीडिया की वही सारी वो गुम हुई है, उसका किसी साइड ने कंफर्म नहीं किया, ना इंडिया ने कहा है कि वो लापता है, ना हमारी साइड ने कहा है कि हमने उनको तो सर वो उनको रीसरफेस कर दें, वो जहाँ भी है। इंडिया ने अगर कहा लापता नहीं है तो फिर सामने लेके, बल्कि इस कौन बनेगा करोड़पति के फॉर्मेट को यूज़ करके उनको दिखाते कि भाई हमारे पास हैं, हमें भी कहीं पे झूठा करते हैं, हमें भी पता चलता कि ये हमने एक जो प्रोपेगेंडा बनाया है ये एक प्रोपेगेंडा ही है। बहरहाल देखते हैं ये प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति कितने व्यूज़ हासिल कर सकता है या इसकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आती है, तो देखते हैं, होप सो क्या होता है।